दोस्तों, स्वागत है आपका राघव ब्रीफ्स पे। पिछली 4 क्लासेस के अंदर हमने ज्यूरिस्प्रूडेंस में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए थे, जहां पे हम लोग ने एनालिटिकल स्कूल, नेचुरल लॉ स्कूल, थ्योरेटिकल फिलोसॉफिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल एंड सोशियोलॉजिकल स्कूल से रिलेटेड जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस करे थे। उसी कंटिन्यूएंस के अंदर हम लोग आज भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग राघव ब्रीफ्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ में जो लॉ की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। The most distinctive feature of some societies is that they develop the law through fiction, equity, and legislation. This statement relates to primitive societies, static societies, progressive societies, और dynamic societies. ये जो स्टेटमेंट है ये कौन से स्कूल से है? सबसे पहली बात तो हमको ये देखना है ये कौन से स्कूल से है। ये है हिस्टोरिकल स्कूल से। अब ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है हेनरी माइने का। अगर आप लोगों को पता होगा कि जो स्टेटमेंट है क्या बात करता है कि जो सोसाइटीज होती है वो किस तरीके से स्टैटिक से प्रोग्रेसिव सोसाइटीज में चेंज होती है। तो कोई भी सोसाइटी अगर प्रोग्रेसिव सोसाइटी होती है तो वो किसके बेसिस पे होती है? वो फिक्शन की, इक्विटी और लेजिस्लेशन के बेसिस पे जो है प्रोग्रेसिव बनती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा C. The movement of progressive societies has hitherto been a movement from status to contract. It is said by Henry Maine. मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली डिस्कस किया था। उसका आंसर क्या हो जाएगा? A. Which of the following are correct combinations? Bentham and natural law, Austin and positivism, Roscoe Pound and sociological school of jurisprudence, Henry Maine and philosophical school of jurisprudence. कौन सा जो जुरिस्ट है वो कौन से स्कूल से बिलोंग करता है? अब बेंथम की अगर बात करें तो बेंथम नेचुरल लॉ से नहीं बिलोंग करता, बेंथम करता है एनालिटिकल स्कूल या पॉजिटिव स्कूल से। ऑस्टिन जो है पॉजिटिव स्कूल से बिलोंग करता है, तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। रॉस्को पाउंड एंड सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस ये भी बिल्कुल सही है। हेनरी माइन फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। हेनरी माइन बिलोंग करता है हिस्टोरिकल स्कूल। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? B, 2 and 3. Austin is said to be the exponent of which school of the following? Historical school, analytical school, realist school या sociological? तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया कौन से स्कूल से है। ऑस्टिन बिलोंग करता है एनालिटिकल स्कूल से। द बेसिस ऑफ नेचुरल लॉ वाज लेड बाय हेराक्लिटस, अरिस्टोटल, ऑस्टिन या हॉब्स। अब हॉब्स जो है नेचुरल लॉ के बारे में बात करता है, बिल्कुल बात करता है। कौन से पीरियड में है हॉब्स का? यहाँ पे हॉब्स जो है वो है रिनाइजेंस से मेडिवल पीरियड में। क्या ऑस्टिन बात करता है नेचुरल लॉ की? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमारा सी तो नहीं होगा। अरिस्टोटल बात करता है, बिल्कुल अरिस्टोटल बात करता है नेचुरल लॉ की। कौन सी पीरियड में? एंशिएंट पीरियड के अंदर। अब हेराक्लिटस जो था ना वो एंशिएंट पीरियड से पहले उसने नेचुरल लॉ का जो कंसेप्ट है वो दिया था। उसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आंसर। Which one of the following school gave birth to the concept of human right? कौन से स्कूल ने ह्यूमन राइट के कंसेप्ट को डेवलप किया? हिस्टोरिकल स्कूल, नेचुरल लॉ स्कूल, रियलिस्ट स्कूल या सोशियोलॉजिकल स्कूल? हम सभी को पता है कि सबसे पुराना स्कूल केवल नेचुरल लॉ स्कूल है, जहां पे एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों जो ईरा है वो कवर हुए। रियलिस्ट स्कूल हमको पता है कौन। मैं बात करूं ह्यूमन राइट्स की, तो ह्यूमन राइट्स कौन से राइट्स होते हैं? जो कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं। सही बात है। और ह्यूमन राइट्स जो है आपके बाय बर्थ जो है आप ह्यूमन राइट्स के ऊपर अधिकार रखते हो, ये भी सही है। तो ह्यूमन राइट जो है वो नेचुरल लॉ स्कूल से डिराइव हुए। और नेचुरल लॉ स्कूल भी क्या बात करते हैं? उन फंडामेंटल राइट जो कि आप बाय बर्थ जो है आप जो है एक्वायर्ड करते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। Which one of the following schools supports the view that a custom becomes law when it receives a stamp of judicial recognition by courts? Analytical school, natural law school, historical school, or sociological school? आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है? क्वेश्चन फॉलोइंग स्कूल सपोर्ट द व्यू दैट अ कस्टम बिकम्स लॉ व्हेन इट रिसीव्स द स्टैम्प ऑफ द जुडिशियल रिकॉग्निशन बाय कोर्ट्स। ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछा गया आपसे कि कस्टम को तभी मिलेगा रिकॉग्निशन जब कौन देगा? कोर्ट्स जो है वो कस्टम को देंगे। ठीक है। अगर कोर्ट्स को हटा दिया जाए तो फिर कस्टम की जो रिकॉग्निशन वो किस स्कूल में मिलती है? उसको कस्टम की रिकॉग्निशन विदाउट एनी रिकॉग्निशन बाय कोर्ट्स हिस्टोरिकल स्कूल में मिलती है, सोशियोलॉजिकल स्कूल में मिलती है। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि रिकॉग्निशन जो है वो केवल कोर्ट देगा कस्टम को, तो फिर वहां पे आपका जो आंसर क्या हो जाएगा? वहां पे आपका आंसर हो जाएगा एनालिटिकल स्कूल। क्योंकि कोर्ट जो है वो स्टेट का पार्ट है और स्टेट जो है वो कस्टम को क्या कर रहा है? वैलिडेट कर रहा है। इस वजह से जो सी और डी जो है इसका आंसर नहीं होंगे। उसका आंसर क्या हो जाएगा? एनालिटिकल स्कूल। आपको देखना है कि which of the following school support the view that a custom become law when it receives a stamp of judicial recognition by court? क्योंकि यहाँ पे कोर्ट आ गया है, क्योंकि कोर्ट स्टेट का पार्ट आ गया है, इस वजह से आपका आंसर क्या होगा? एनालिटिकल स्कूल आ गया।
द प्रिंसिपल जूरिस्ट ऑफ द फिलोसॉफिकल स्कूल वाज हर्बर्ट स्पेंसर, सर हेनरी माइनर, मैक्स वेबर और हेगल। तो अब पूछा कि फिलोसॉफिकल स्कूल का जो प्रिंसिपल जूरिस्ट है वो कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हेगल। Who has made a distinction between law properly so called and law improperly so called? प्रीवियस क्लासेस में मैंने डिस्कस किया है, ये स्टेटमेंट किसने दिया है या ये डिवीजन किसने किया है, ये डिवीजन किया है जॉन ऑस्टिन ने। लीगल ऑर्डर इज अ पिरामिड ऑफ नॉर्म इज द स्टेटमेंट ऑफ ऑस्टिन, कैल्सन, सैलमन फुलर। हम लोगों को पता है इसका आंसर क्या है, बी कैल्सन। मैच द फॉलोइंग हिस्टोरिकल स्कूल जो है, सोशियोलॉजिकल स्कूल, नेचुरल लॉ स्कूल और एनालिटिकल स्कूल। वहीं अगर मैं दूसरे बॉक्स में देखूं तो एक्वेनिस, बेंथम, ऑगस्टे कॉम्टे, पुश्ता। अब आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है, जिसके बारे में को पता है उसके बारे में आप पहले मैच कर लो। हिस्टोरिकल स्कूल का मुझे पता है कौन है यहाँ पे, मुझे चलो नहीं पता हिस्टोरिकल स्कूल का। सोशियोलॉजिकल स्कूल मुझे पता है ऑगस्टे कॉम्टे, जिसने सोशियोलॉजी जो है वो वर्ड कॉइन किया है। नेचुरल लॉ स्कूल की मैं अगर बात करूं तो नेचुरल लॉ स्कूल भी चलो मुझे नहीं पता इनमें कौन है, और एनालिटिकल स्कूल का मुझे पता है कि आंसर क्या है, बेंथम। तो डी का 2 हो जाएगा और बी का 3 हो जाएगा। तो यहाँ मुझे D2 कहीं दिख रहा है, D2 मुझे यहाँ दिख रहा है और B3 यहाँ दिख रहा है। A4 ए कौन है, हिस्टोरिकल स्कूल, पुश्ता जो है वो हिस्टोरिकल स्कूल से बिलोंग करते हैं और नेचुरल स्कूल से एक्विनिस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। Eugen Ulrich is a well-known jurist of sociological school of jurisprudence, which one of the following statement may not be attributed, may not be। आपको ध्यान रखना है कौन सा स्टेटमेंट जो यूगल एलरिच की जो थ्योरीज है, जो भी उसने थ्योरीज प्रोपाउंड की है, उन थ्योरीज में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे उससे बिलोंग एसोसिएट नहीं करता है। लॉ इज डिराइव्ड फ्रॉम सोशल फैक्ट्स, पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था ये स्टेटमेंट जो था यूगेन एल्ब्रिच से बिलोंग एसोसिएट करता है। लॉ डिपेंड्स ऑन सोशल कंपल्जन, बिल्कुल सही बात है। सोशल फैक्ट, सोशल कंपल्जन दोनों इसकी बात कर रहे हैं, सोशियोलॉजिकल स्कूल से रिलेटेड बातें कर रहे हैं कहीं ना कहीं। देयर इज अ लिविंग लॉ अंडरलाइन द फॉर्मल रूल ऑफ द लीगल सिस्टम। पिछली क्लासेस में भी मैंने स्टेटमेंट आपको बताया था, ये सेम स्टेटमेंट प्रीवियस क्लासेस में था। अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी जूरिस्प्रूडेंस की तो आप वहां देखिए जहां पे मैंने सारे स्टेटमेंट डिस्कस किए। स्टेट लॉ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन शेपिंग एंड डेवलपिंग ऑफ लिविंग लॉ। अब स्टेट जो है उसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है शेप करने में, डेवलपमेंट करने का किसी भी लॉ में। अब ये स्टेटमेंट सही है गलत है, ये स्टेटमेंट कहीं तक सही है कि स्टेट का रोल होता है कि स्टेट जो है जिन लॉ पे चाहता है स्टेट वो लॉ रखता है और जिन लॉ को नहीं चाहता वो उन लॉ को हटा देता है। अब ए जो है वो सही है, बी बिल्कुल सही है और सी भी बिल्कुल सही है, लेकिन जो डी है क्या ये स्टेटमेंट पूरा सही है कि स्टेट लॉ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, या सिग्निफिकेंट की बात जो अगर मैं सिग्निफिकेंट बोलूं, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, नहीं। सोसाइटी का सबसे ज्यादा जो है इन्फ्लुएंस होता है किसी भी लॉ को डेवलप होने के अंदर। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर डी है, जो कि यूगेन एल्ब्रिच की जो सोशियोलॉजिकल स्कूल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर जो थ्योरीज है उस पे मैच ये स्टेटमेंट नहीं खाते। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। Which one of the following doctrine is not associated with natural law thinking? कौन सी जो डॉक्ट्राइन है वो नेचुरल लॉ थिंकिंग से एसोसिएट नहीं करती है? डॉक्ट्राइन ऑफ रीजनेबलनेस, डॉक्ट्राइन ऑफ बायस, डॉक्ट्राइन ऑफ ड्यू प्रोसेस या डॉक्ट्राइन ऑफ सब्स्टिट्यूट सिक्योरिटी। अगर मैं एक ही बात करूं तो ये कौन सी डॉक्ट्राइन है, कौन से आपको एक्ट में देखने को मिलती है टीपी के अंदर आपको। डॉक्ट्राइन ऑफ ड्यू प्रोसेस आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगी। डॉक्ट्राइन ऑफ बायस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का ही कहीं ना कहीं पार्ट है इनडायरेक्टली। डॉक्ट्राइन ऑफ रीजनेबल कॉन्स्टिट्यूशन। बी, सी और डी जो है आपको आर्टिकल 14 के अंदर देखने को मिलेंगी। आर्टिकल 14 क्या है, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को क्या बोला जाता है, नेचुरल लॉ। तो आपकी बी, सी और डी जो है नेचुरल लॉ से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। लेकिन जब मैं डॉक्ट्राइन ऑफ सब्स्टिट्यूट सिक्योरिटी की बात करूंगा तो ये नेचुरल लॉ से रिलेटेड नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ए। In which one of the following the idea of natural law first appeared? French Revolution, American War of Independence, Roman Law, Greek thinking। अब कई लोगों को लग सकता है कि नेचुरल लॉ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से क्रिएट हुआ, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि नेचुरल लॉ बहुत एंशिएंट लॉ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक थिंकिंग। ग्रीक थिंकिंग और ग्रीक लॉ में डिफरेंस है। ग्रीक थिंकिंग का मतलब ये कि जो मैंने हेराक्लिटस जो बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में वो ग्रीक था, तो उसके वहां से वो प्रोपाउंड हुआ। लेकिन जब मैं बात करूं कि कौन से लॉ के अंदर सबसे पहले जो नेचुरल लॉ को किया गया था रिकॉग्नाइज, तो वहां पे रोमन लॉ हो जाएगा, अरिस्टोटल, प्लाटो एंड सोक्रेटिस जो है उसके अंदर आएंगे। लेकिन ग्रीक थिंकिंग यहाँ पे आ गया तो उसका मतलब क्या आ जाएगा, जो फर्स्ट है जिसने आइडिया ऑफ नेचुरल लॉ फर्स्ट अपीयर किया था या फिर फर्स्ट जो दिया था, उसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी। Whom among the following is said to be the propounder of the theory of utility, greatest good or greatest number? थ्योरी ऑफ यूटिलिटी हमको सबको पता है, इसका आंसर बेंथम होना चाहिए, ऑस्टिन, हॉलैंड, हार्ट और बेंथम। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। आंसर क्या हो जाएगा, डी। रॉस्को पॉन प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। ये मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं, आपको इसका आंसर आना चाहिए। मेरे बताने से पहले आपको कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या है। विच मीन्स ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। ये क्या हो गई,
यूटिलिटी जो अपने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ी है। बैलेंसिंग ऑफ कंपीटिंग इंटरेस्ट इन सोसाइटी, ये कौन सी थ्योरी हो गई? ये हो गई सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी, जिसने किसने दी थी है? थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग व्हिच मींस, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सॉरी, मेरा थोड़ा सा फोकस कहीं और था। आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि ये रॉसको पाउंड ने वाली जो थ्योरी हमको दी थी। Which of the following concept does not belong to sociological school of jurisprudence? Public interest, social interest, command and judicial postulate। पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में किसने बात करी थी? रॉसको पाउंड ने बात करी थी। सोशल इंटरेस्ट के बारे में भी बात करी थी, जूलियर पोस्टुलेट के बारे में भी बात करी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? कमांड। कमांड की बात किसने करी थी? कमांड की बात दो लोगों ने करी है, एक हार्ट ने करी है और एक ऑस्टिन ने करी है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू मायने। अब मायने कौन से स्कूल से बिलोंग करता है? मायने बिलोंग करता है हिस्टोरिकल स्कूल से। तो ये जो पूरा स्टेटमेंट है हिस्टोरिकल स्कूल के, उसमें आपको ध्यान रखना है। जब हिस्टोरिकल स्कूल में कस्टम को इंपॉर्टेंस दी, तो आप देखिए क्वेश्चन किस तरीके से, मतलब आप अगर क्वेश्चंस को भी देखेंगे ना, तो क्वेश्चन से ही आप आधे आंसर्स की तरफ आप जा सकते हैं। अब अपन को इनको अरेंज करना है। कस्टमरी लॉ फर्स्ट है, लॉ मेड बाय द रूलर अंडर डिवाइन इंस्पिरेशन। थर्ड पे कोडिफिकेशन। फोर्थ पे नॉलेज ऑफ लॉ इन द हैंड्स ऑफ प्रीस्ट। सबसे पहला है कौन सा स्टेटमेंट आएगा कि सबसे पहला आएगा सेकंड, लॉ मेड बाय द रूलर अंडर डिवाइन इंस्पिरेशन। जो किंग है वो लॉ बनाएगा अंडर डिवाइन इंस्पिरेशन पे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि वो जो लॉ है वो जब बनाया जाएगा तो उसको फॉलो किया जाएगा। तो ओवर द पीरियड में जो जब लॉ फॉलो होगा तो वो कस्टमरी लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब वो कस्टमरी लॉ बन गया है, तो वो कस्टमरी लॉ किसके हैंड्स में, किसके हाथ में आएगा? वो उन लोगों के हाथ में आएंगे जो कि किसी भी हायरार्की में, चाहे कास्ट हो या क्लास हो। तो फ्यूडलिज्म का अगर हमने कंसेप्ट पढ़ा है वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो आपको पता होगा कि अगर फ्यूडलिज्म में ये जो लॉ की जो बात की जा रही है, ये यूरोपियन लॉ की बात की जा रही है, जिसके अंदर जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो थे, उनमें जो कैथोलिक के जो प्रीस्ट थे, उन लोगों के पास पावर होती थी। तो जो कस्टमरी लॉ की जो पावर होगी किसके हाथ में होगी? वो प्रीस्ट के हाथ में होगी। उसके बाद क्या हो जाएगा? फोर्थ। और फिर जब प्रीस्ट के हाथ में वो पावर होगी, प्रीस्ट के हाथों में, उसके कुछ टाइम बाद वो जो लॉ क्या हो जाएगा? वो कोडिफाई हो जाएगा, वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पे? 2, 1, 4 एंड 3। तो 2, 1, 4, 3 में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा। Assertion: Savigny was Darwinian before Darwin. Reason: Savigny applied a theory of evolution to law before the enunciation of doctrine of evolution by Darwin. डार्विन के बारे में हम सभी को पता है कि डार्विन ने जो लॉ दिया था, इवोल्यूशन का कंसेप्ट दिया था बायोलॉजी में। वहीं अगर सेविग्नी की बात की जाए तो सेविग्नी ने भी इवोल्यूशन की बात करी थी, पर वो लीगल सिस्टम के अंदर बात करी थी, कंपैरेटिव लॉ के अंदर बात करी थी। तो यहाँ पे डार्विन के से पहले ही सेविग्नी ने इवोल्यूशन का कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया था, इसलिए सेविग्नी को क्या बोला जाता है? डार्विनियन बिफोर डार्विन। अब स्टेटमेंट असर्शन जो है वो बिल्कुल सही है, उसके पीछे जो रीजन है वो भी बिल्कुल सही है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Consider the following statement with reference to the philosophical school of jurisprudence. There is an interrelationship between law and morality. The main exponent of this school of jurisprudence were Hugo Grotius, Immanuel Kant and Schelling. The law has nothing to do with ethics. स्टेटमेंट वन बिल्कुल सही है कि इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड मॉरलिटी जो है फिलोसफिकल स्कूल का पार्ट है। वही फिलोसफिकल स्कूल जो है इंटरमिक्स या फिर बिल्कुल इंटर कनेक्टेड है अलग अलग जो फिलोसफीज से या फिर अलग अलग लॉज से या फिर स्कूल से। मेन एक्सपोनेंट जो है ह्यूगो ग्रोशियस, इमैनुअल कांट और शेलिंग, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब मैंने आपको स्टेटमेंट बन गया बोला था कि अलग अलग जो सब्जेक्ट्स है वो फिलोसफिकल स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, ताकि आप रीजन जान सके, आप पर्पस जान सके किसी भी लॉ के पीछे का। अब द लॉ हैज नथिंग टू डू विद एथिक्स, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा 1 and 2, जो कि हमारा स्टेटमेंट सही है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ सोशल यूटिलिटेरियनिज्म एज प्रोपोनेंट बाय आयरिंग, ये भी थ्योरी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में, प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अब चलो बताइए कि कौन सी थ्योरी जो है सोशल यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी है यहाँ पे। अब आप दो तरीके से इसका आंसर कर सकते हो, या तो आपको आंसर पता है कि ये थ्योरी है, या कोशिश की एलिमिनेशन मेथड से। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल शुड गेट ग्रेटेस्ट प्लेजर, किसकी थ्योरी है? ये है बेंथम की थ्योरी यूटिलिटेरियनिज्म। द एसेंशियल बॉडी ऑफ लीगल रूल इज ऑलवेज बेस्ड अपॉन द सोशल फैक्ट्स ऑफ लॉ, ये किसकी है? यूगिन एल्ड्रिच की। अ बैलेंस इज टू बी स्ट्रक बिटवीन द कंपीटिंग इंटरेस्ट इन सोसाइटी, ये किसकी है? रॉस्को पाउंड, सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी। लॉ इज ए मींस टू सोशल एंड्स, जो लॉ है वो एक मीडियम रहेगा हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का। तो हमारी जो थ्योरी है सोशल यूटिलिटेरिज्म की, वो क्या थ्योरी है? लॉ इज ए मींस टू सोशल एंड्स, जो कि सोशियोलॉजिकल थ्योरी है यहाँ पे। The purity of Kelsen's pure theory of law rests on the fact that Kelsen defined law in accordance with morality and purity, discussed jurisprudence in all its purity, separated law from history, religion, ethics and politics, और discussed law purely in terms of justice। हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस में 2 बार ये सब क्वेश्चन को
अटेम्प्ट किया है उसका आंसर क्या हो जाएगा सी, सेपरेटेड लॉ फ्रॉम हिस्ट्री, रिलीजन, एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, तभी वो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ कही जाएगी। There is a school of jurisprudence which attempts to identify purpose of law and the measures and manners in which they are fulfilled. What is this approach known as? Realist school, sociological school, analytical school or philosophical school? क्या क्वेश्चन पूछा है? There is a school of jurisprudence which attempt to identify करना, कौन सी स्कूल आइडेंटिफाई करती है किसी भी पर्पस ऑफ लॉ को या मेजर एंड मैनर इन विच दे आर फुलफिल्ड, या किस तरीके से वो जो लॉ है उसको हम अप्लाई करेंगे हमारी सोसाइटी के अंदर। अब रियलिस्ट स्कूल क्या बात करती है? रियलिस्ट स्कूल बात करती है वही लॉ है जो कि कोर्ट द्वारा क्रिएट किया जाता है या फिर डेवलप किया जाता है। सोशियोलॉजिकल स्कूल सोसाइटी की बात करती है या फिर एक सोसाइटी की बात फिलहाल तो नहीं की गई है। एनालिटिकल स्कूल क्या बात करता है कि वही लॉ को लॉ कंसीडर किया जाएगा जो कि स्टेट द्वारा क्रिएट किया गया है। ठीक है। अब फिलोसॉफिकल स्कूल के बारे में हम कुछ नहीं जानते, लेकिन हम ए बी और सी के बारे में जानते हैं कि ए सोसाइटी की बात करता है, बी सोसाइटी की बात करता है, ए किसकी बात करता है, जज की कोर्ट की बात करता है, और सी स्टेट की बात करता है। तो यहाँ पे हम लोग एलिमिनेशन मेथड से थोड़ा तुक्का लगा के हम लोग डी पे आ सकते हैं। अदरवाइज तो अगर आप जानते हो कि फिलोसॉफिकल स्कूल की का जो बेस क्या है वो है कि कोई भी लॉ के पीछे आपका पर्पस क्या है, फिलोसफी क्या है, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर डी भी यहाँ पे टिक कर सकते थे। Which one of the following option is correct? Grandnorm is the basis hypothesis of Kelsen, Austin, Hart या फिर Gray। हम सभी को पता आंसर क्या है इसका, Kelsen। The main difference between historical and sociological school of jurisprudence is that the former अब यहाँ पे फॉर्मर की बात की जा रही है कि फॉर्मर के बारे में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। सेकंड वाले के बारे में जो है स्टेटमेंट जो होगा वो कंप्लीट भी हो सकता है और इनकम्प्लीट भी हो सकता है। इज दैट अ फॉर्मर गिव्स इंपॉर्टेंस टू स्टेट एंड लेटर टू द सोसाइटी। क्या हिस्टोरिकल स्कूल स्टेट को इंपॉर्टेंस देता है? नहीं। किसको देता है? कस्टम को देता है। ठीक है। और सोसाइटी को जो सोशियोलॉजिकल स्कूल इंपॉर्टेंस देता है बिल्कुल देता है, लेकिन क्योंकि हिस्टोरिकल स्कूल जो है वो स्टेट को इंपॉर्टेंस नहीं देता, तो हमारा यह स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत हो जाएगा। Regards custom as a source of law and the later does not। ये स्टेटमेंट का सही है कि हिस्टोरिकल स्कूल जो है कस्टम को एज ए सोर्स ऑफ लॉ लेता बिल्कुल सही है, एंड लेटर डज नॉट ये गलत है, क्योंकि सोशियोलॉजिकल स्कूल भी कस्टम को इंपॉर्टेंस देता है। मैंने आपको प्रीवियस अभी क्वेश्चन में डिस्कस किया था, तो बी भी गलत हो जाएगा। गिव परमानेंट रोल टू जजेस इन शेपिंग द लॉ व्हाइल द लेटर डज नॉट। जजेस का रिलेशन है ही नहीं। हिस्टोरिकल स्कूल का किसका है? रियलिस्ट स्कूल का जजेस से रिलेशन है कहीं ना कहीं। या सेकंड में अगर आप देखोगे तो एनालिटिकल स्कूल भी जो कोर्ट को रिकॉग्नाइज करता है क्योंकि वो स्टेट का पार्ट है। कंसंट्रेट ऑन द पास्ट प्रैक्टिसेस इन शेपिंग द लॉ व्हाइल द लेटर डज नॉट। ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं मीनिंग बना रहा है कि जो हिस्टोरिकल स्कूल है वो पास्ट प्रैक्टिसेस को कंसीडर करता है कि वो शेप करते हैं लॉ। जो पास्ट प्रैक्टिसेस होती है वो लॉ को क्या करते हैं? शेप करते हैं। वही लेटर डज नॉट सोशियोलॉजिकल वो बात नहीं करता है। यहाँ कस्टम की बात नहीं करी, यहाँ पास्ट प्रैक्टिसेस की बात करी। तो पास्ट प्रैक्टिसेस में वो चीजें भी आती है जो कस्टम के अलावा है, जैसे यूसेज कस्टम नहीं है, लेकिन यूसेज कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिसेस का पार्ट जरूर है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। Whom among the following propounded a theory of obvious? 1000 बार इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? सेवेगनी। Pure theory of law propounds that state and law are inseparable. There is no difference between public law and private law. Law is a primary norm which stipulates sanction or legal duties are the essence of law. State and law are inseparable. ये क्या सही बात है? ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। There is no difference between public law and private law. ये स्टेटमेंट भी प्योर थ्योरी द्वारा दिया गया है। Law is a primary norm which stipulates sanction. Okay, legal duties are the essence of law. तो लीगल ड्यूटीज की बात कौन करता है? ड्यूटी की बात करता है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था ड्यूटीज की बात कौन करता है? ड्यूटी। तो आंसर 1, 2 और 3 हमारा स्टेटमेंट सही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो हम लोगों ने जो है स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के सारे क्वेश्चंस कर लिए। अगली क्लास के अंदर मैं आपको राइट्स एंड ड्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा। अप्रॉक्स 40 अराउंड क्वेश्चंस होंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर आप राघव ब्रिज पे फर्स्ट टाइम आए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रीवियस जो मेरी क्लासेस है ज्यूरिस्प्रूडेंस पे और पब्लिक इंटरनेशनल पे वो देखिए। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहां पे डिस्कस किए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। रिपीटेडली वो जो है जुडिशरी के अंदर, क्लैट के अंदर, यूजीसी नेट लॉ के अंदर वो रिपीटेटिवली वो क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप उन वीडियोस को जाके देखिए। साथ ही साथ कल से मेरी जेएलओ की जो क्लास है वो स्टार्ट होने वाली है, तो आप उसको भी आप देख सकते हैं। अगर आप जेएलओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप राघव ब्रिज को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि उन लोग वो स्टूडेंट्स तक भी ये वीडियोस पहुंच सके जो अभी जुडिशरी की या किसी भी लॉ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय भारत, जय हिंद।